नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज एशियाई देशों की बात होगी, पहले म्यांमार, थाईलैंड और उसके बाद नेपाल। Brought to you by New India Assurance। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। 28 मार्च को दक्षिण पूर्वी एशिया भूकंप के झटकों से दहल उठा। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक भूकंप का केंद्र म्यांमार के मांडले शहर में था। मांडले म्यांमार की राजधानी नेपिडॉ से 100 किलोमीटर दूरी पर बसा है। इसकी तीव्रता 7.7 थी और गहराई 10 किलोमीटर थी। वक्त दोपहर के 12:50। 7.7 को रिक्टर स्केल पर एक मजबूत भूकंप माना जाता है। फिर इसकी गहराई भी सिर्फ 10 किलोमीटर थी, इसलिए झटके और भी तेज महसूस किए गए। उथले भूकंप जमीन की सतह पर ज्यादा तबाही मचाते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा सीधे ऊपर फैलती है। भूकंप के असर थाईलैंड, चीन, बांग्लादेश और भारत तक भी महसूस किए गए। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 7.7 तीव्रता वाले भूकंप के 12 मिनट बाद 6.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक भी आया। अब तक म्यांमार में 20 और थाईलैंड में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। भूकंप से मांडले में कई इमारतें ढह गईं, पुलों को नुकसान हुआ और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मांडले जनरल हॉस्पिटल में घायलों को लाया गया, लेकिन स्थिति इतनी खराब थी कि दर्जनों मरीजों को अस्पताल के बाहर पार्किंग में शिफ्ट करना पड़ा। बाहरी इलाज शुरू हुआ। इस दौरान कई मरीज ड्रिप और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। म्यांमार की सरकारी मीडिया ग्लोबल न्यू लाइट ऑफ म्यांमार के अनुसार राजधानी नेपिडॉ में भी इमारतें गिरी हैं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में इमारतें हिल गईं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक भी असर दिखा। नक्शा देखिए, म्यांमार और थाईलैंड करीबन 2400 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और मांडले से बैंकॉक की दूरी करीबन 1360 किलोमीटर है। आप इससे भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं। झटकों के दौरान बैंकॉक की सड़कें लोगों से भर गईं, ट्रैफिक थम गया। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग घबरा कर नीचे भागे। कई होटलों और टावरों के पुल से पानी छलकते हुए देखा गया। बैंकॉक में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेटोंगटान शिनवात्रा ने बैंकॉक को इमरजेंसी जोन घोषित कर दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ऊंची इमारतों से दूर रहें क्योंकि आफ्टर शॉक्स का खतरा बना हुआ है। भूकंप के झटके और कहां-कहां महसूस किए गए? पहला, कोलकाता और इम्फाल। पीटीआई सूत्रों के मुताबिक जान माल की हानि की कोई खबर नहीं है। दूसरा, चीन के दक्षिण पश्चिमी यूनान प्रांत बीजिंग की अर्थक्वेक एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। तीसरा, बांग्लादेश, लेकिन वहां से किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। चौथा, वियतनाम में भी हनोई और हो ची मिन्ह सिटी में इमारतें हिल गईं। सरकारी मीडिया वीएन एक्सप्रेस ने इसकी पुष्टि की है। भूकंप की तीव्रता और सतही गहराई को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी रह सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। म्यांमार और थाईलैंड में राहत और बचाव अभियान जारी है। म्यांमार भारत की पूर्वोत्तर सीमा से सटा देश है। भारत के 4 राज्यों की 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा म्यांमार से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भारत के अलावा किन किन देशों की सीमा म्यांमार से लगती है? बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड। म्यांमार की आबादी लगभग 5.5 करोड़ है। म्यांमार की राजधानी नेपिडॉ है। नई दिल्ली से नेपिडॉ की हवाई मार्ग से दूरी लगभग 2100 किलोमीटर है। दूसरे बड़े शहर हैं यांगून, सितवे, बागो, मांडले वगैरह वगैरह। अब जरा विज्ञान की तरफ चलते हैं। भूकंप क्यों आते हैं? मामला सीधा है, जमीन के अंदर की हलचल। धरती की परतों में जो गहरी दरारें हैं, जिन्हें फॉल्ट लाइंस कहा जाता है, वहीं असली खेल चलता है। ये फॉल्ट्स धरती की टेक्टोनिक प्लेटों की गति और टकराव से बनते हैं। जब चट्टानों के बड़े ब्लॉक्स एक दूसरे के सापेक्ष खिसकते हैं तो उनके बीच तनाव जमा होता रहता है। जब ये तनाव एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाता है तो चट्टानें अचानक खिसक जाती हैं, ज़मीन कांपती है। म्यांमार का सगाइंग फॉल्ट इस इलाके का सबसे खतरनाक जोन है। इंडियन प्लेट और सुंडा प्लेट की टकराहट यहाँ ज़मीन के नीचे लगातार तनाव बढ़ाती है। जब ये तनाव हद से ज़्यादा हो जाता है तो ज़मीन झटके से फटती है। नतीजा, भूकंप। सगाइंग फॉल्ट कोई छोटी मोटी दरार नहीं, इसका विस्तार 1200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। मांडले, यामेथिन, नेपिडॉ, तोंगू और पेगू जैसे बड़े शहर इसी के रास्ते में आते हैं। 1930 से 1956 के बीच सिर्फ इसी फॉल्ट पर 7.0 तीव्रता के 6 बड़े भूकंप दर्ज हुए। म्यांमार में फिलहाल सैन्य सरकार है। ये मुल्क पिछले 4 सालों से गृह युद्ध से तबाह है। वहाँ फरवरी 2021 में
सेना ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया था, तब से मुल्क पर मिलिट्री हुंटा का कंट्रोल है। हुंटा फौज के अधिकारियों की कमेटी को कहते हैं। ये सैन्य शासन वाले देश में फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। म्यांमार में 2021 के तख्ता पलट के बाद से सत्ता सेना के हाथ में है। इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि सूचना पर भी पूरी तरह पहरा है। सरकारी मीडिया पर सेना का सीधा नियंत्रण है, चाहे रेडियो हो, टीवी, अखबार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इंटरनेट पर भी सख्त पाबंदियां हैं। कई इलाकों में इंटरनेट या तो पूरी तरह बंद कर दिया जाता है या फिर कड़ी निगरानी में चलता है। ऐसे में भूकंप जैसी आपदाओं की जमीनी हकीकत तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। म्यांमार में इस दौरान सेना के खिलाफ विद्रोह जारी है। सेना के हाथ में पूरे म्यांमार का कंट्रोल नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था पहले ही बदहाल है। आज के भूकंप से प्रभावित 6 क्षेत्रों में म्यांमार की सैन्य सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया। यह कदम आमतौर पर वहां की सरकार उठाती नहीं है। हुंटा की इस अपील से संकेत मिलता है कि जान माल का नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। सैन्य सरकार के प्रवक्ता जॉ मिंटुन ने कहा, हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जल्द से जल्द मानवीय मदद भेजे। AFP के रिपोर्टरों ने देखा कि हुंटा के मुखिया मिन आंग लाइंग ने अस्पताल का दौरा भी किया। अब थाईलैंड की बात करते हैं। थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में बसा एक देश है। म्यांमार, वियतनाम और मलेशिया से घिरे इस देश की आबादी लगभग 7 करोड़ है। थाईलैंड 2 लफ्जों से मिलकर बना है, थाई और लैंड। थाई जबान में थाई का शब्द का अर्थ होता है आज़ाद और थाईलैंड का मतलब आज़ाद लोगों का मुल्क। आपने जाना कि म्यांमार में भूकंप आम बात है, लेकिन थाईलैंड, वहाँ बड़े भूकंप नहीं आते। बैंकॉक की इमारतें भूकंप रोधी डिज़ाइन पर नहीं बनी क्योंकि वहाँ आमतौर पर इतनी तेज़ हलचल होती ही नहीं। लेकिन जब पड़ोसी म्यांमार में ज़मीन हिलती है तो उसके झटके बैंकॉक तक महसूस होते हैं, और अगर झटके तेज़ हुए तो ऊंची इमारतों को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आपको कुछ विजुअल्स दिखाते हैं। पहला बैंकॉक से है। बैंकॉक के चातुचक जिले में एक निर्माणाधीन 30 मंजिला इमारत ढह गई। इसमें अब तक कम से कम 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और AFP के रिपोर्ट के मुताबिक इस इमारत के मलबे में 81 लोग फंसे हुए हैं। वीडियो में इमारत गिरने का भयावह मंजर कैद हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे मजदूर और राहगीर जान बचाकर भागते दिख रहे हैं। धूल और मलबे का विशाल गुबार पूरे इलाके को ढकता नजर आ रहा है। थाईलैंड की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इमारत ऑडिटर जनरल ऑफिस के नए परिसर के रूप में बनाई जा रही थी। दूसरा वीडियो मांडले के अवा ब्रिज का है। वीडियो में ब्रिज को इरावदी नदी में गिरते हुए देखा जा सकता है। ये ब्रिज आफ्टर शॉक से गिरा है। आप जानते हैं भूकंप का केंद्र मांडले में था। इसके कुछ मिनट बाद 6.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक आया था। इससे भी कई इमारतें ढह गईं और सड़कें फट गईं। तीसरा, कई होटलों और रिहायशी टावरों की छतों पर बने स्विमिंग पूल्स उफनने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पूल्स से पानी सड़कों पर गिरता दिखा। भूकंप से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स के लिए रुख करते हैं न्यूज़ रूम का। इस पर 3 अपडेट आए हैं, एक एक करके मैं बता देती हूँ। म्यांमार की सैन्य सरकार के मुताबिक अब तक 144 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 732 लोग घायल हैं। दूसरा, बैंकॉक में एक इमारत का ढांचा ढह गया था जिसमें पहले 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन अब बैंकॉक के गवर्नर के मुताबिक मरने वालों की संख्या 8 तक पहुंच गई है। इसमें से 7 शव उसी इमारत में मिले हैं। वहीं लापता और फंसे हुए लोगों के ऊपर जो जानकारी मिली है उसमें 7 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। 20 लोग एक लिफ्ट में फंसे हैं, लेकिन उनकी स्थिति अज्ञात है। तीसरा, PM मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया था। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति को लेकर चिंतित हूँ। सभी की सुरक्षा और कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इसी संदर्भ में मैंने संबंधित अधिकारियों को स्टैंड बाय पर रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय को म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। यानी भारत स्थिति पर नजर बनाए हुए है और ज़रूरत पड़ने पर राहत अभियान में मदद के लिए तैयार है। इससे जुड़ी बाकी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल नेपाल का रुख करते हैं। आज नेपाल में 2 तरफ से प्रदर्शन हुए। एक धड़ा चाहता है कि देश में राजशाही बहाल की जाए और नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र शाह को फिर से सिंहासन पर बिठाया जाए। दूसरा धड़ा चाहता है कि लोकतंत्र बरकरार रहे। ज्ञानेंद्र नेपाल के इतिहास में 2 बार राजा बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। 2006 में भारी विरोध के बाद उन्हें राजा का पद छोड़ना पड़ा था। इसके 2 साल बाद 2008 में नेपाल ने राजशाही को खत्म ही कर दिया और देश में लोकतंत्र आ गया। नेपाल भारत के उत्तर में बसा है। लगभग 1800 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा भारत और नेपाल को एक दूसरे से अलग करती है। भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। भारत के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते या काम करते हैं। दोनों देशों का सदियों पुराना साझा इतिहास रहा है।
नेपाल उन चुनिंदा देशों में से है जहां भारत की तरह हिंदू आबादी बहुमत में है। भारत और नेपाल के आर्मी चीफ्स को एक दूसरे की सेना में जनरल की मानद उपाधि मिलती है। ये परंपरा 1950 से जारी है। इसके अलावा दोनों देश संस्कृति, सुरक्षा, व्यापार, बिजली जैसे मुद्दों के लिए भी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात करें तो नेपाल के तुरंत बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है। ये भारत के लिए बफर जोन की तरह काम करता है। अगर चीन नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है तो उसका सीधा असर भारत के हितों पर पड़ सकता है। इसलिए नेपाल की राजनीति में कुछ भी छोटा बड़ा घटता है, उसके धमक भारत में भी सुनाई देती है। फिलहाल नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, राजशाही की मांग उठ रही है। तो एक बार नेपाल की राजशाही का इतिहास समझ लेते हैं। 18वीं शताब्दी तक नेपाल 7 छोटे छोटे प्रांतों का गुच्छा था। गोरखा साम्राज्य के राजा पृथ्वीनारायण शाह ने एक अभियान शुरू किया। पूरे क्षेत्र के अलग अलग छोटे राज्यों और रियासतों को एकजुट करने के लिए अपने घोड़े पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें जो जीत मिली उसी से बना आज का नेपाल। साल 1768 में राजा पृथ्वीनारायण शाह ने शाह राजवंश की स्थापना की। शाहों ने आने वाली 2 सदियों तक देश पर हुकूमत की। 19वीं शताब्दी में राणा साम्राज्य उरूज पर आया, मगर इसमें सिस्टम कुछ बदल गया। राजा होते थे मगर असल ताकत प्रधानमंत्रियों के पास होती थी। राणा वंश के लोग ही प्रधानमंत्री थे। इसे कहते हैं कुलीन तंत्र। 20वीं सदी के मध्य तक ऐसा ही चला। फिर 1951 में एक आंदोलन हुआ, राणा शासन का खात्मा हो गया और राजा त्रिभुवन शाह को मिल गई सत्ता। इसके बाद मार्च 1955 में राजा महेंद्र ने सत्ता संभाली। साल 1959 में उन्होंने एक संवैधानिक राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित की। हालांकि राजा ने जरूरी ताकतें अपने पास ही रखीं। साल 1972 तक महेंद्र गद्दी पर रहे और उनके शासन में राजनीतिक अस्थिरता और छिटपुट आंदोलनों का दौर चलता रहा। यह व्यवस्था 1990 के दशक तक लागू रही। इस बीच विरोध चलता रहा। देश में राजशाही की वजह से जनता बहुत खुश नहीं थी। गरीबी और गैर बराबरी से जनता त्रस्त थी, खासकर गांवों में। लोगों के मन में राजतंत्र की धारणा भी बहुत अच्छी नहीं थी। सरकार को भ्रष्ट और अनुत्तरदायी के तौर पर देखा जाता था। माओवादी विचारधारा और अन्य कम्युनिस्ट क्रांतियों से प्रेरणा लेकर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मकसद सिर्फ एक कि राजतंत्र को हटाया जाए और नेपाल को एक कम्युनिस्ट देश बनाया जाए। 13 फरवरी 1996 को माओवादी पार्टियों ने राजशाही और सरकार के खिलाफ सिविल वॉर छेड़ दिया। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष। उन्होंने गंवई इलाकों में पुलिस स्टेशन और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया, गुरिल्ला रणनीति अपनाई। इस संघर्ष की कीमत आम जनता ने चुकाई। हर बार की तरह जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, नेपाली सरकार ने अपना रुख कड़ा किया, सुरक्षा बलों को तैनात किया और आपातकालीन उपाय लागू किए। हालांकि मानवाधिकारों के हनन और गैर न्यायिक हत्याओं की वजह से आबादी नाराज थी। इससे विद्रोह को और ईंधन मिल गया। साल 2000 तक विद्रोह अपने चरम पर पहुंच गया था। विश्व भक्त दुलाल आहुति नेपाल के एक कवि हैं, माओवाद के समर्थक हैं, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद पर निशाना साधते हुए कविताएं लिखते हैं। साल 1990 के दशक में लिखी उनकी एक कविता का तर्जुमा सुनिए। तुम लेनिन की मूर्ति गिरा सकते हो, मार्क्स की थ्योरी के चिथड़े कर सकते हो, इंकलाब की तारीख को मिट्टी में दफन कर सकते हो, मगर सिर्फ मूर्ति क्यों? लेनिन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, गिद्धों को खिला दो, कौवों को परोस दो, क्या बदल जाएगा? कुछ नहीं। अरे ऐ दौलतमंदों, ऐ दुनिया के सरमायादारों, तुम जो इंतकाम में नहाए बैठे हो, लहू बहाने में जो खुशी महसूस करते हो, सुनो। हम मुल्क हैं, हमें इख्तियार दो। हम कौमें हैं, हमें आज़ादी दो। हम आवाम हैं, हमें इंकलाब दो। इसी विद्रोह के बीच आया साल 2001 और नेपाल का शाही हत्याकांड हुआ। 2001 में पूरे राज परिवार की हत्या हो गई। राज परिवार में किंग ज्ञानेंद्र अकेले बचे, इसलिए उन्हें राजा बना दिया गया। ज्ञानेंद्र कुछ समय तक तो चुनी हुई सरकार के साथ चले, फिर उन्होंने सरकार भंग कर दी। वो निरंकुश शासक बनना चाहते थे। अप्रैल 2006 में सभी लोकतांत्रिक पार्टियों ने मिलकर राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इसके कारण किंग ज्ञानेंद्र को कुर्सी छोड़नी पड़ी। उन्होंने संसद को फिर से बहाल कर दिया। नवंबर 2006 में प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला और माओवादी नेता प्रचंड ने शांति समझौता कर लिया। वे लोकतंत्र की वापसी और नया संविधान बनाने जैसे मुद्दों पर सहमत हुए। अप्रैल 2008 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। मई 2008 में संविधान सभा ने राजशाही को खत्म कर दिया। नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। नेपाल का नया संविधान 2015 में अस्तित्व में आया। तब संविधान सभा ही देश की संसद बन गई। संविधान बनने के बाद पहला आम चुनाव नवंबर 2017 में कराया गया। आज के समय में नेपाल में राष्ट्रपति देश के मुखिया, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं। अब हालिया विरोध पर लौटते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज 2 बड़े प्रदर्शन आमने सामने थे। एक और सोशलिस्ट फ्रंट जो गणतांत्रिक व्यवस्था बचाने और राजशाही की आवाज़ों के खिलाफ उतर रहा है। सोशलिस्ट फ्रंट में 4 बड़े वामपंथी दल शामिल हैं। ये सभी विपक्षी पार्टियां हैं: सीपीएन माओइस्ट सेंटर, सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट,
नेपाल सोशलिस्ट पार्टी महेंद्र राय यादव गुट, नेत्र विक्रम चंद के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। इनके सामने दूसरी तरफ राजशाही समर्थक हैं जो नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। 28 मार्च को राजशाही समर्थकों और पुलिस के बीच जब भीषण झड़पें हुई, पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन और हवाई फायरिंग का इस्तेमाल किया। नेपाली अखबार द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने एक घर को आग के हवाले कर दिया, पत्थरबाजी की और सुरक्षा बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट के पास तिनकुने इलाके में हालात बेकाबू हो गए, वाहनों और घरों में आग लग गई। दंगाई भीड़ राजा आओ देश बचाओ और भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रही थी। हालात काबू में करने के लिए तिनकुने, सिनामंगल और कोटेश्वर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमने नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक युवराज घिमिरे से बात की और उनसे वहां के मौजूदा हालात पूछे। प्रो मोनार्की रैली जो नेपाल में राज संस्था को बहाल करना चाहते हैं, उन लोगों का प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन। उसमें पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई, जिसमें कम से कम एक आदमी जो 29 साल के छात्र हैं, उनका मौत हो गया है। और शहर में कर्फ्यू, शहर के कुछ हिस्सा में कर्फ्यू लगाया गया है और सेना को वहां पर डिप्लॉय किया गया है। अभी रात कैबिनेट का इमरजेंसी मीटिंग चलने वाला है, बुलाया गया है प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने, उन्होंने। और इसमें इसका संपूर्ण दोष वो पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर लगा रहे हैं और उनको ये चेतावनी दे रहे हैं कि राजा होने का एम्बिशन उनके लिए बहुत कॉस्टली हो सकता है। लेकिन जो ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है उसका एक पॉलिटिकल फॉल आउट होगा। प्रदर्शनकारियों वाला जो संस्था है, उन्होंने 1 हफ्ता का अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को और प्रो रिपब्लिक पार्टीज को, फोर्सेस को, कल कि 1 हफ्ता के अंदर में आप पॉलिटिकल निगोशिएशन में आ जाइए, नहीं तो वो आंदोलन के दूसरे दौर का घोषणा करेंगे। बीते कुछ महीनों को देखें तो नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पूरे देश में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। लोग पूर्व राजा के समर्थन में सड़कों पर भी उतर रहे हैं। 21 मार्च को नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल यूएमएल की एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में पार्टी के वो सभी लोग मौजूद थे जो वर्तमान सरकार में किसी पद को संभाल रहे हैं। इसके 3 दिन बाद 24 मार्च को इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी थी। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पीएम ओली इन प्रोटेस्ट में भारत की भूमिका मान रहे हैं। 21 मार्च वाली मीटिंग के दौरान उन्होंने बात कही थी और ये भी कहा था कि 26 मार्च को संसद में भारत को एक्सपोज करेंगे। हालांकि 26 को ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने इस सिलसिले में नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राजदूत केवी राजन से बात की। उनसे पूछा नेपाल में बार बार राजशाही की मांग क्यों उठती है और केपी ओली के कथित आरोपों को कैसे देखा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया में इसका बहुत भूमिका है। ये सच है कि पिछली बार जब मोनार्की को हटाया गया था कुछ साल पहले और माओवादी को मेन स्ट्रीम डेमोक्रेसी में लाया गया था, मोनार्की को खत्म किया गया था, शायद उस वक्त मनमोहन सिंह जी का सरकार जो था ऑफिशियल लेवल पे कुछ इंटरेस्ट लिया था इसमें, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लाके और आर्मी को इससे भी बात करके, नेपाल आर्मी से बात करके वहाँ पे हम ट्विन पिलर पॉलिसी के बारे में बात करते रहे ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि मोनार्की को भी सपोर्ट करेंगे, डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन असल में जो हुआ वो यही था कि मोनार्की के खिलाफ मूवमेंट को एनकरेजमेंट मिला थोड़ा बहुत इंडिया का उस वक्त। उसके बाद क्या हुआ कि ट्रांजिशन जो है नेपाल में वो शुरू हुआ, लेकिन उसका अभी तक अंत हुआ नहीं है, वो चलते आ रहा है। और इसमें ना गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी का कोई क्वालिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है, करप्शन बहुत बढ़ गया है। तो हम जो आज नेपाल में देख रहे हैं वो एक रूटीन प्रो एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट तरीके का मूवमेंट दिख नहीं रहा है।
ये सच है कि प्रो मोनार्की पार्टीज जो है और इंडिविजुअल्स जो है वो इसका फायदा उठा रहे हैं। जो एंटी पॉलिटिकल पार्टीज और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काफी सेंटिमेंट बढ़ गया है। लेकिन मेरे ख्याल से भारत इससे दूर रहना चाहता है। इसमें लेना देना भारत ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें भारत में का लेना देना कुछ नहीं है। ये नेपाल को तय करना होगा यदि वो मोनार्की वापस लाना चाहता है या नहीं लाना चाहता है। वो नेपाल अपने तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से उनको तय करना होगा। नेपाल में आगे क्या होने वाला है? इन प्रदर्शनों का क्या अंजाम हो सकता है? देखिए, जब बांग्लादेश में कुछ महीने पहले एजिटेशन शुरू हुआ था, एक सिमिलर सिचुएशन था शेख हसीना के खिलाफ, और उसमें जब एजिटेशन बढ़ता रहा तो एक स्टूडेंट एजिटेशन से वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया जिसमें बाहर के देश भी इन्वॉल्व हो गए। और आज हम जो बांग्लादेश में देख रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया मूवमेंट बन गया है जिसमें इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट भी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान तो जरूर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान सीधे तरीके से बांग्लादेश के साथ अग्रीमेंट हर सेक्टर में ला रहा है, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस में। तो जब बांग्लादेश में इस तरीके का मूवमेंट शुरू हुआ, नेपाल में भी लोग पूछना शुरू किए कि बांग्लादेश के बाद क्या नेपाल अगला देश रहेगा साउथ एशिया में, इस तरीके से। और उस वक्त ओली जी और दूसरे जो लीडर्स थे वो उन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता क्योंकि नेपाल अलग तरीके का देश है, नेपाल में बांग्लादेश जैसा स्थिति आ ही नहीं सकता। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मूवमेंट बढ़ सकता है, जो पोटेंशियल है, उसमें पोटेंशियल है कि नेपाल में एक तरीके का पॉपुलर एक्सप्लोजन हो सकता है। शायद नेपाल का जो फौज है, आर्मी है, वो इन्वॉल्व करने के लिए तैयार नहीं रहेगा बांग्लादेश के तरीके से। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट बन सकता है जिसमें बाहर के देश भी इन्वॉल्व होंगे। यदि वो देखेंगे कि इसमें भारत दूर रहना चाहता है तो वो उसका भी फायदा उठा सकेंगे, और ये भारत के लिए पोटेंशियली एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। हमारी बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहले सुर्खी रूस से। यहाँ से दो बड़ी खबरें आ रही हैं, एक एक करके बताते हैं। पहली, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 27 मार्च को बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत दौरे पर आने वाले हैं। हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। लावरोव ने मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पीएम मोदी ने पिछले साल चुनाव जीतने के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा रूस का किया था, अब हमारी बारी है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पुतिन का पहला भारत दौरा होगा। इससे पहले पुतिन दिसंबर 2021 में 4 घंटे के लिए भारत आए थे। रूस से आई अब दूसरी खबर। यूक्रेन के साथ सीज फायर की बातों के बीच पुतिन ने ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने का सुझाव दिया है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में अंतरिम सरकार बननी चाहिए जिससे चुनाव हो सके और जंग खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकें। पुतिन के मुताबिक ये सरकार यूएन, अमेरिका, यूरोपियन देशों और रूस के सहयोगी देशों की अगुवाई में बनाई जा सकती है। पुतिन लंबे वक्त से यूक्रेन में चुनाव की बात बोलते आ रहे हैं। इसके पीछे उनका कहना है कि यूक्रेन की सरकार किसी भी तरह के समझौते के लिए वैध नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कार्यकाल मई 2024 में ही खत्म हो चुका है। इस मांग में पुतिन अकेले नहीं हैं। ट्रंप ने भी बीते वक्त ऐसी मांग की है जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि रूस जंग रोकने की शर्त के तौर पर चाहता है कि यूक्रेन में चुनाव कराए जाएं, तो ट्रंप ने जवाब दिया, ज़ेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग महज 4% है। मुझे ये कहते हुए भी बुरा लग रहा है, उन्हें चुनाव कराना चाहिए। अगली सुर्खी में बात सिग्नल ग्रुप चैट लीक की। आप जानते ही हैं कि अमेरिका में जिस सिग्नल ग्रुप में उपराष्ट्रपति जेडी वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, खुफिया विभाग के तुलसी गबार्ड से लेकर कई बड़े नेता अधिकारी जुड़े थे, उसी में गलती से एक जर्नलिस्ट जेफरी गोल्डबर्ग को जोड़ लिया था। ग्रुप में यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले की योजना बनाई जा रही थी जो पत्रकार के जुड़ने के बाद बाहर आ गई।
इस मामले में अमेरिका के फेडरल जज ने 27 मार्च को ट्रंप प्रशासन अधिकारियों को आदेश दिया है कि ग्रुप में भेजे गए सभी मैसेज सुरक्षित रखे जाएं, एक भी मैसेज डिलीट ना हो, मिस ना हो। इससे पहले वॉशिंगटन के डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स बॉसबर्ग ने ग्रुप में जुड़े सभी अधिकारी जैसे रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और खुफिया विभाग की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड को 11 से 15 मार्च तक के ग्रुप चैट संभाल कर रखने को कहा था। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।